फिजिक्स का ये सवाल कैसे हल करोगे तुम लोग? देखो जी ध्यान से बच्चों, बात कि एन टाइप अर्धचालक की क्या निकालनी है? चालकता ज्ञात करनी है। तो पहले तुमसे कोई पूछ दे कि एन टाइप क्या होता है, तो आप बताओगे कि जब शुद्ध क्रिस्टल में हम 5 वही अर्धचालक है, अर्धचालक के शुद्ध क्रिस्टल में हम जब 5 संयोजी परमाणुओं को मिलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक मात्रा में हो जाती है, क्योंकि 5 संयोजी के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और इस तरह से यह जो आपका बनता है वो कौन सा कहलाता है? हाँ, एन टाइप। देखिए एन टाइप एक सेमीकंडक्टर आपको दिया गया है, तो कह रहा है कि एक एन टाइप अर्धचालक की आपको चालकता की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? तो ध्यान से समझिएगा, चालकता की गणना करनी है। इसके लिए दिया है कि चालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व, चालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व मतलब संख्या प्रति एकांक आयतन, सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन होता है। एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको किससे दिखाते हैं? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनों का दिया है, तो ni का मान दिया है कितने बच्चों? ni का मान दिया है 8 × 10⁻13 और सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ये कोटरों का संख्या है nh 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू ई क्या वैल्यू कितना दिया है? 2.3 × 10 पावर कितना? 4। बहुत सुंदर सवाल है। ठीक है, डरा रहा है ना? चलिए, चालकता पूछना है, अर्थात छोटा सिग्मा के बारे में आपको क्या करना है? बताना है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ध्यान से देखिए, अर्थात आप लोग जब पढ़े थे कक्षा 3रा पाठ में विद्युत धारा वाले में, तो पढ़ाया गया था कि छोटा सिग्मा 1 क्या होता है? रो। छोटा सिग्मा किसके बराबर होता है? 1 रो के बराबर होता है। अर्थात हम रो बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 छोटा सी। ऐसा कर किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, ये पढ़ा गया है कि छोटा सिग्मा 1 रो के बराबर होता है, अर्थात विशिष्ट, इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ ला दें, इसको यहाँ ला दें। हाँ, तो प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी ना। हाँ, हमको क्या ज्ञात करना है? हमको तो ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए ना। हाँ, चाहे हमको अगर पहले से यही मालूम हो, क्या मालूम हो ये, तो वहाँ से हम इसको यहाँ ला देंगे, इसको यहाँ ला देंगे तो हो जाएगा। चलिए, चूंकि आप जानते हो, देखना तीसरे पार्ट से यूज किया जा रहा है, छोटा सिग्मा नहीं रो विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसके बराबर होती है? प्रतिरोधकता होती है m/n² टाउ। ये होता है, ये तीसरे चैप्टर में पढ़ाया गया है। रो = m/ne² टाउ होता है। ठीक है। अब इसमें कहीं गतिशीलता की बात नहीं कही गई है। कही गई है? कहीं तुमको गतिशीलता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। गतिशीलता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तो चूंकि हम जानते हैं कि म्यू किसके बराबर होता है, तो म्यू का वैल्यू बराबर होता है ई टाउ बाई कितना? m। मतलब जहाँ ई टाउ और m रहेगा बटा में, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? इस रो वाले सूत्र में ध्यान से देखोगे तो m अंश में है, n है, e है और क्या है? e का स्क्वायर के साथ में टाउ है। डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो। ठीक है। अगर ऐसे करना चाहते हो तो देखो, अतः इसी को क्या लिख सकते हो? रो = 1/n को बाहर निकालो, एक e को बाहर निकालो, एक e को अंदर ले लो, आई के साथ में टाउ ले लो, और जो ऊपर था m उसको कहाँ लेके आ जाओ? नीचे। बटा में क्या हो जाएगा? m। माने इस बात को बच्चों हम इतना लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। आएगा जी? नहीं आएगा। अब यहाँ से हम ई टाउ और m को क्या लिख सकते हैं? म्यू। जहाँ आवेश की क्या है? वो गतिशीलता है, तो 1 कितना हो जाएगा? ne × म्यू। अच्छा, ये हो गया रो = रो का वैल्यू किसके बराबर है? 1 छोटा सिग्मा। छोटा सिग्मा क्या है? चालकता है। इसका मतलब 1 छोटा सिग्मा, सिग्मा के जगह पर कितना आ गया? सिग्मा के जगह पर, तो छोटा सिग्मा = कितना हो जाएगा? ne × छोटा सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया?
NI इंटू म्यू आ गया। ये किसकी जगह, ये किसका वैल्यू है, छोटा सिग्मा का। छोटा सिग्मा का मान किसके बराबर होगा, NI इंटू म्यू के बराबर होगा। क्लियर। अतः इसमें आवेश कितने प्रकार के हैं बताओ, 2 प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में और एक कोटर के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, कोटर के लिए अलग होगा। तो अतः छोटा सिग्मा का मान निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NI इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा, म्यू ई प्लस NH होल की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन भी है, आयु का है, कोटर है। कोटर कम मात्रा में है, अधिक मात्रा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू गतिशीलता, और ये होल की संख्या इंटू आवेश ई के ही बराबर होता है, आई इंटू क्या हो जाएगा, म्यू एच। और दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, NI म्यू, NI नहीं ई न, हाँ NI बचेगा ना, NI इंटू म्यू ई प्लस NH इंटू म्यू। समझ में आ गया। अब यहाँ से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, छोटा सिग्मा निकल जाएगा। और जब छोटा सिग्मा निकल जाएगा तो यहाँ से छोटा सिग्मा का मान यहाँ से रख के हल कर लेंगे। समझ में आ गया। चलिए कहा बहू, इसमें धारा प्रवाह का काम कौन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो होल इधर जाएगा, इसके कारण भी धारा इधर जाएगी, इसके कारण भी धारा इधर ही जाएगी। तो दोनों की धारा एड होगी ना, चालकता बढ़ाने का ना काम करेगा, इसीलिए नेट करे हैं। अब इस कितने प्रकार के हैं, इसमें 2 प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में और एक कोटर के रूप में, है ना। अब दोनों एक ही काम करेंगे, जो काम इलेक्ट्रॉन करेगा वही काम कोटर करेगा। दोनों धारा की दिशा क्या देंगे, सेम देंगे, तो इसलिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब कर लोगे ना। अब यहाँ से मान रख देना, ई का मान कितना, 1.6 × 10 के पावर -19। NI का मान कितना दिया है बच्चों, देखो NI का मान कितना दिया है, हाँ 8 × 10 के पावर 13 इंटू म्यू का मान कितना दिया है, म्यू ई का मान 2.3 × 10 के पावर 4। NH का मान कितना दिया है, NH का मान 5 × 10 पावर 12 कितना हो जाएगा, 100। इसका टोटल हल करने में कितना आंसर बाबू, नोट कर लीजिए। बोर्ड में जो पूछेगा वो चीजें आपको समझाई जा रही है। सबसे पहले जान लीजिए आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश किसका गुण है, वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका आप लोग देखे होंगे दैनिक जीवन में कई वस्तुएं हैं ऐसी, जैसे हम अपने पेन को, अगर प्लास्टिक की पेन है, प्लास्टिक की पेन को हम अगर बालों से रगड़ते हैं, आजकल तो जो है ठंडी का मौसम चल रहा है, सब लोग ऊनी वस्त्र पहन रहे हो ना, तो आप देखते हो कि जब ऊनी कपड़ा, जब हम स्वेटर वेटर खोलते हैं और थोड़ी सी धूप आई हुई हो तो हमारे जो शरीर के भौवें हैं वो क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। वो जिस गुण के कारण, जिस प्रभाव के कारण ऐसा होता है, उस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं, वैद्युत प्रभाव। और चुंबक का प्रभाव जानते ही हैं कि अगर किसी मैग्नेट के पास लोहे को ले जाते हैं तो मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको क्या बोर्ड में पूछेगा, आवेश पूछ सकता है, हमको तो आशा है कि नहीं पूछेगा। ठीक है ना, आवेश का डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि आवेश क्या है। हाँ, इस पे जो एक आपका आवेश के संबंध में कुछ जो है जानकारियाँ पूछेगा। जैसे एक जो है आपका इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा जाता है कि आवेश का क्वांटनीकरण क्या है, उस पर सवाल दे सकता है, उस पर सवाल अच्छे अच्छे पूछता है। तो कुछ टाइप के हम लोग सवाल लगाएंगे भी, समझेंगे भी कैसे सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले जान लो कि किस पे सवाल आएगा। क्वांटनीकरण पर सवाल आपको करने के लिए दे देगा, या आवेश का परिमाण निकालने के लिए आपको सवाल देगा। तो कैसे हम सवालों को हल करके कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो ज्यादा मैक्सिमम यूज होता है वो क्वांटनीकरण का सूत्र यूज होता है। क्वांटनीकरण अर्थात किसी भी मटेरियल से, कोई बॉडी है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है। आप जानते हो किसी भी परमाणु की रचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुई होती है। और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल की संरचना में एटम का हाथ होता है,
और उस एटम की संरचना में 3 चीजों का हाथ होता है, एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रकृति कैसा होता है? ऋणावेशित होता है बच्चों, और ये प्रोटॉन का प्रकृति धनावेशित। ये 2 तरह के चार्जेबल होते हैं, धन और क्या, ऋण। किसी भी वस्तु को चार्ज बनाने में जो योगदान होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। बॉडी से निकलने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है, और किसी बॉडी में प्रवेश करने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है, न कि प्रोटॉन करता है। जबकि प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, कोई बॉडी है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो निकलने के कारण वो ऋणावेशित नहीं बनेगा, धनावेशित बनेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वो क्या बनेगा? ऋणावेशित। गाँव में सुनो बड़ा लोग कि अगर कोई बॉडी, चाहे हम ही बानी पैसा केहू से लिए, तो पैसा जब हम लेंगे तो कर्जा में आएंगे, और पैसा किसी को देंगे तो हम धनी कहलाएंगे, तो त्यागेंगे तो धनात्मक, ग्रहण करेंगे तो ऋणात्मक। तो तेल के बूंद पर मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने स्टडी में पाया कि जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब लेने और देने की जो प्रक्रिया है किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को, वो हमेशा या तो 1e के रूप में होगा, या 2e के रूप में होगा, या 3e के रूप में होगा, या 4e के रूप में होगा, डॉट संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्ण रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? पूर्ण रूप में होता है। और यहीं से चार्ज को हम लोग सिम्बलाइज करते हैं Q से, Q बराबर +or-n × और ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसी पे 1-2 सवाल आपको टच करने का, 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल आपको बोर्ड में टच कर देता है, ठीक है ना। इस पे हम 1-2 जो सवाल पढ़ेंगे जो सबसे हाईली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, जैसे मान लो कोई एटम का सिंबल दे दिया रहेगा, जैसे यहाँ नाइट्रोजन हम सिंबल लिखे हैं, क्या लिखे हैं? नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमने यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ हमने 14 लिख दिया, तो 7n14 हो गया। 7n14 के कह दे कि 7n14 के नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। एक टाइप का ऐसे सवाल मैक्सिमम पूछ सकता है, आवेश की क्या करिए? गणना करिए। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे? तो आपको ये एक जो है एटम है नाइट्रोजन का, किसका? तो नाइट्रोजन का एटम है, तो एटम कैसा होता है अभी? गोल होता है। कितना होता है बच्चे को? गोल। इसके केंद्र पर एक छोटा सा भाग होता है, बहुत सूक्ष्म भाग होता है। इसमें 2 लोगों की प्रेजेंटी होती है, एक न्यूट्रॉन की, एक प्रोटॉन की। देखो ये वाला जो नंबर देख रहे हो ना, ये संख्या प्रोटॉनों की रिप्रेजेंट करता है। किस संख्या? प्रोटॉनों की। मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 7 गो प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 7 गो। और न्यूट्रॉन पूछेगा तो इस वाले में से इस वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 गो न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी, लेकिन हमको केवल मतलब किससे है? नाभिक से। तो नाभिक में 2 ही लोग रहता है, एगो प्रोटॉन, एटम। तो लिखेंगे कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7। और तो आवेश निकाल देंगे, और तो हमको Q निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है? +NI। तो N का मान कितना हो गया? 7। और E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ 11.2 × 10⁻⁻⁹ इतना आवेश आपका नाभिक में होगा। कितना आवेश होगा? 11.2 और × 10⁻⁻⁹ एक टाइप का ये क्वेश्चन मैक्सिमम बना के बोर्ड में दे सकता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि यही ही सवाल आएगा, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाएगा। तो जो नीचे संख्या दी रहेगी, जो नीचे वहाँ यहाँ संख्या जो दी रही होगी ना, इस संख्या में किससे गुणा करना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ जो ये इलेक्ट्रॉन के आवेश को दर्शाता है, ठीक है ना। जितना आवेश का जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रकृति में थोड़ा बहुत क्या होता है? चेंज होता है। वो ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है। एक सवाल और ज्यादा चर्चित सवाल है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए चर्चित सवाल ऐसे बना के देता है, क्वेश्चन ऐसे बना के देगा कि अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। एक तरीका ये है पूछने का, ऐसा क्वेश्चन बना के आपको बोर्ड में दे सकता है, और एक क्वेश्चन ऐसा बना के देगा कि अल्फा कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों कि अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण के बारे में आप जानते हैं कि अल्फा कण टेंड्स टू हीलियम का नाभिक, HE का
कोई पूछेगा कि अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण हीलियम एक मटेरियल है, गैस है, हाइड्रोजन के बाद उसका नंबर आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम आता है, उसके नाभिक को ही क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम जो होता है He, इसका परमाणु क्रमांक 2 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, इसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो खैर हमको इससे कोई लेना देना, हमको उससे मतलब ही नहीं है, किससे, इस वाले से। हमको नंबर किसका चाहिए। अतः ये बताइए कि हीलियम का नाभिक होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की कितनी संख्या हो जाएगी, 2। अतः Q बराबर कितना हो जाएगा, Ni। अब बताओ n का मान कितना है, 2 इंटू 1.6, 10 के पावर 16 दूनी 3.2 गुणे 10 के पावर। तो मैक्सिमम ये 2 टाइप के क्वेश्चन बच्चों सवाल पूछे गए आपके बोर्ड में, किस पे, Q बराबर Ni पर। एक इस तरह से पूछ सकता है, और नहीं तो एक इस तरीके का पूछ सकता है, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसे नॉर्मली कहेगा कि एक पदार्थ से अपना इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। जैसे एक और चर्चित क्वेश्चन चलता है बोर्ड में, पूछा वो कूलाम्ब लॉ पढ़ना है। कूलाम्ब लॉ क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। और इसमें क्या पूछता है, कूलाम्ब लॉ पूछेगा तो 1-2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन जब सदिश निरूपण पूछेगा ना तो 3 नंबर में पूछ सकता है। कहेगा कि कूलाम्ब के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, ठीक है ना। तो सदिश निरूपण आप करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं एन कैप नहीं मिलेगा। पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे यही पूछा ही है कि कूलाम्ब के नियम का क्या करिए, सदिश निरूपण करिए। तो आपको कूलाम्ब को नियम को नहीं लिखना है, कूलाम्ब का नियम लिखना नहीं है, कूलाम्ब के नियम का सदिश निरूपण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कूलाम्ब लॉ क्या कहता है। कूलाम्ब लॉ कहता है कि अगर 2 आवेश हैं, कितने आवेश हैं, तो 2 आवेश हैं, एक चार्ज मान लीजिए ये है, जिसको हम Q1 से दिखाएं, और एक आवेश ये है Q2। अगर दोनों आवेश स्थिर हैं, स्थिर मतलब रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं, तो इनके बीच 2 तरह का बल लग सकता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। अगर दोनों का नेचर समान हुआ, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कभी कभी 2 चुंबक एक पास लाएंगे ना तो वो दूर हटता जाएगा, आप लाने का प्रयास करेंगे और ढकेलने का प्रयास करेगा। आपको यदि विश्वास ना हो तो घर पे अगर 2 चुंबक मिल जाए, एक भी चुंबक मिल जाए, तो उसी चुंबक को तोड़ देना है, आप तोड़ करके दोनों को सब लाइए, जिस भाग से टूटा है ना दोनों भाग को सकाने का प्रयास करिए। वो लगेगा आप सका रहे हैं ना तो लगेगा धक्का दे रहा है। प्रतिकर्षण किसे कहते हैं, जैसे आप एक लोटा ले लीजिए और लोटा लेकर के भरे हुए जल में लोटा को डुबाने का प्रयास करिए, तो आप डुबाएंगे ना तो धकेलेगा, तो धकेलने का मतलब प्रतिकर्षण, धकेलने का मतलब, खींचने का मतलब आकर्षण, समझ में आया। दोनों इसके कारण। तो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, कई चार्ज है, 2 चार्ज है, एक Q1 है, एक क्या है, Q2 है। इनके बीच आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा, यह बात किस पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है। वह दोनों एक लखा हुई, अर्थात प्लस प्लस हुई चाहे माइनस माइनस हुई, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। और अगर विपरीत हुआ, एगो प्लस हुआ एगो क्या हुआ माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो कूलाम्ब लॉ कहता है कि ये आवेश और ये आवेश दोनों के बीच जो भी बल लगे, आकर्षण लगे या क्या लगे, प्रतिकर्षण लगे, उसका वैल्यू A प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के क्या होता है, यही कूलाम्ब लॉ है। कूलाम्ब का नियम बोल रहा है कि लिखिए, तो कूलाम्ब के नियम में क्या लिखना है, यदि दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, आवेशों के, हाँ आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, याद रहेगा ना। तो 2 आवेशों के बीच यही बल काम करता है, A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में R², जहाँ Q1 पहला चार्ज का आवेश है, Q2 आप जानते हैं आवेश का मात्रा कूलाम्ब भी होता है, बीच का डिस्टेंस R हो गया R का स्क्वायर। और यहाँ देखो बच्चों जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 बटा में R², जहाँ
के एक नियतांक है। अब देखो निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इस k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। निर्वात के लिए जब कहेगा ना तो इस k का वैल्यू किसके बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जहाँ इसमें एक वर्ड आया है एप्सिलॉन 0, इसको हम निर्वात की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब यही बात किसके बात आ जाएगी, माध्यम के लिए। आपको मान लीजिए कि इन दोनों के आवेशों के बीच में निर्वात था, तो निर्वात था तो k का वैल्यू आप कितना लिखते 9 गुणे 10 के पावर 9 चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर यही कह देगा कि नहीं निर्वात नहीं है, उनके बीच में कोई माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है, तो उस वहां पे आप k का वैल्यू क्या लिखते, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हटा देते, और नहीं तो जो 0 लिखने का मन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो जान गए हैं। और यहाँ लिखते कि जहाँ छोटा k परावैद्युतांक क्या है, तो ये हो गया निर्वात के लिए, ये हो गया माध्यम के लिए। तो ध्यान से देखिए निर्वात और माध्यम में बल अलग अलग लगेगा। अगर दोनों चार्ज बच्चों निर्वात में रखे हैं तो F0 का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं निर्वात में, तो निर्वात में रखे हैं ना तो ये वाला फार्मूला होगा। और वही चीज माध्यम रखेंगे तो बल का मान चेंज हो जाता है, माध्यम रखने पर बल का मान घट जाता है। और वहां जो फार्मूला यूज करते हैं उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 बटा में। और यहाँ इस k को हम परावैद्युतांक कहते हैं। परीक्षा में जो बैठो लो ना बताए थे आज लिख लो गिन के बताए थे, बैठला के बाद नो मैं जोन ही जाग जाए 2 मिनट में भक से लेकर जगह समझिए लो। अब तब तो हमारा बात याद आई। Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर यहाँ तो हम डिवाइड का केवल सिंबल लगा दे तो ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा, और F0 Fm दैट इज इक्वल टू ये नीचे है ना 1 में तो k ऊपर चला जाएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछता है, पिछले सप्ताह क्वेश्चन पूछा था कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वात में दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल काम करता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि निर्वात में जब दोनों आवेश हैं ना तो दोनों आवेशों के मध्य में कितना न्यूटन का बल काम कर रहा है 18 न्यूटन बल लग रहा है। कितना न्यूटन 18 न्यूटन। और कह रहा है कि यदि आवेशों को एक माध्यम में रखने पर 6 न्यूटन का बल हो जाए तो परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। और ये भी सवाल बहुत आसान सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में बना के कई बार दिया गया है। जो पीछे बताए उस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। इसलिए पहले आप जान लीजिए 70 नंबर में ये मान लीजिए कि 45 नंबर तक सवाल और डेरिवेशन आएंगे, ठीक है ना। इससे आप वंचित नहीं रहेंगे। खूब थ्योरी लिखेंगे तो 15, 17, 18 नंबर तक जाएगा थ्योरी के बल पर। अब पास होने के लिए कम से कम कौन नंबर चाहिए 22-23 नंबर चाहिए, 23 नंबर चाहिए ना, 23 नंबर चाहिए। समझिए पास होना मुश्किल हो जाता है बच्चों का। चलिए ये सवाल कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। निर्वात में आवेशों के मध्य बल दे दिया बल, तो निर्वात में बल दिया तो उसको किसे दर्शाओगे F0 से। F0 कितना दिया है 18 न्यूटन, कितना दिया है। अब माध्यम में बल कितना दिया है Fm, तो Fm कितना दिया है 3, तो 3 छक F0 Fm को क्या कहते हैं, तो बताओ k बराबर कितना आ गया। अच्छा 6 दिया है, तो 6 दिया है तो 6 रख दो, 3 बार कटेगा। इसका मतलब जो माध्यम होगा उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा 3 होगा। तो कूलाम नियम पे भी सवाल आएंगे, इन सब चीजों पे सवाल आएंगे, छोटे छोटे सवाल आएंगे, 2 नंबर के सवाल आ जाएगा, 1 नंबर का सवाल आ जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का ये सवाल इस सूत्र पे आता है, ठीक है। पीछे जो सूत्र बताए NI पे सवाल आता है। उसके बाद